Hi, welcome to Srekha's chemistry class. Today we will do the chapter Chemistry in Everyday Life, the very last chapter of class 12th. Chemistry. Chemistry in our daily life. I think chemistry is life. Why? Because our body is made up of chemicals, and chemicals. So, chemistry in everyday life, actually without chemistry we can't survive. Without chemicals, without molecules, without compounds, we can't survive. So, chemistry is everywhere. Well, what are the drugs? Drug is any chemical substance, any chemical substance which produces biological effect. आपने कोई केमिकल खाया, उससे कोई भी इफेक्ट हुआ, गुड या बैड, उसको हम ड्रग कहते हैं. विच प्रोड्यूसेस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कैन बी गुड, कैन बी बैड. इफ इट इज गुड, इट हैज थेराप्यूटिक एक्शन, मीन्स कोई ना कोई डिसीज अगर हमारे बॉडी में करेक्ट होती है तो उसे हम कहते हैं मेडिसिन. Medicine is also a drug, but this chemical has therapeutic effect. Medicine has therapeutic effect. Now, when we take medicine, when we consume medicine, what is the target of medicine? Where does it attack? ये हमारे बॉडी में अटैक कहाँ करती है? टारगेट जो होता है, that are the biomolecules. Biomolecules like what? Carbohydrates, fats, nucleic acids, proteins. These are the drug targets. इनको हम drug targets कहते हैं. Now ये जो medicines हैं, जब हम इससे कोई भी disease को ठीक करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? Chemotherapy. Chemotherapy. Therapy means treatment of any disease. Chemo means chemical. By using chemical, the treatment of any disease is known as chemotherapy. Now ये जो medicines हैं, इनकी कौन कौन सी categories हैं? Different categories of medicines. First category is antacid. Antacid means acid के against work करेगी ये. By the way, acid कहाँ produce होता है? ये acid produce होता है हमारे stomach में. जैसे ही हम लोग फूड इनटेक करते हैं तो हमारे स्टमक में एसिड निकलता है. यू ऑल नो हमारे स्टमक का जो पीएच होता है वो होता है 2. अगर एसिड कुछ ज़्यादा निकल आए, पीएच अगर 2 से लेस हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है. एसिडिटी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इससे सारे बॉडी के जितने भी मेन ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस थोड़े से स्पॉइल हो जाते हैं और एसिडिटी से अल्सर भी हो सकता है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं. तो बहुत पुराने ज़माने में जो एंटासिड था, जो एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रल करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था वो था सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम घरों में मीठा सोडा कहते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. जब हम सोडियम कार्बोनेट खाते हैं एसिडिटी में, acidity when the pH is less than 2 means more acid is produced. Then to neutralize that extra acid we have to consume antacid. तो पुराने जमाने में सिर्फ हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट था और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड थे. ये क्या करता है, जैसे हम इसको ये इनो में भी होता है. अगर आप इनो पीते हैं, अगर हम इसमें वाटर डालेंगे तो ये प्रोड्यूस करता है NaOH plus H2CO3. H2CO3 is a weak acid but NaOH is a strong base. तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है, मीन्स मीठा सोडा अगर हम ले लेते हैं तो हमारे स्टमक में एल्केलाइन मीडियम हो जाता है. ये NaOH एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. बट अगर आपने मान लो इनो ले लिया या मीठा सोडा खा लिया, आपको इनो का मजा आ गया, आपने बोला चलो मैं एक सैशे और पी लेता हूँ. अगर आपने इनो का एक सैशे यानी कि 2 सैशे एक साथ पी लिए तो देखो क्या होगा. आपने जो NaOH रिलीज हुआ, इसने तो एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया. जो आपका NaOH एक्सेस में हो गया, अगर आपने इनो का दूसरा पैकेट पी लिया और NaOH आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, अब आपका स्टमक बोलेगा अरे ये तो हमारा स्टमक ही इसने एल्केलाइन कर दिया, तो वो और एसिड प्रोड्यूस करेगा.
मीन्स एसिडिटी आपकी वर्स्ट हो जाएगी। अगर आप इनो के सेशे पे देखो तो लिखा होता है वहां पे कि 4 आवर्स से पहले इसको रिपीट नहीं करना, और एक दिन में आप 4 से ज्यादा सेशन नहीं ले सकते, डॉक्टरों को कंसल्ट करो, पढ़ लेना, उस पर लिखा हुआ है। सो कितना मीठा सोडा खाना है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट उतना ही खाना होता है। तो ये कोई सेफ मेथड नहीं है, इससे तो खाली एक्स्ट्रा एसिड न्यूट्रलाइज होता है, लेकिन ये जो एसिडिटी का कॉज है उसको तो खत्म कर ही नहीं रहा। और एंटासिड कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज बेटर देन दिस, व्हाई, बिकॉज इट इज अ वीक बेस। तो जितना एसिड हमारे बॉडी में न्यूट्रलाइज करना होता है बस ये उतने OH दे देगा, सारा जो है आयोनाइज नहीं होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेटर देन सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद आया एंटी हिस्टामीन। एंटी हिस्टामीन, लेट मी टेल यू, जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो एक कंपाउंड होता है हिस्टामीन, उसकी वजह से होता है। ये हिस्टामीन क्या करता है, हमारे स्टमक से और जो सेल्स होती हैं उनको और एसिड प्रोड्यूस करने के लिए उकसाता है। सो उस हिस्टामीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले तो ये 2 थे एंटासिड, उसके बाद डिस्कवरी हुई सिमेटिडीन, राइट, और एक है जेंटेक। ये दोनों भी बहुत अच्छे एंटासिड हैं, ये टैबलेट्स होती है मार्केट में मिलती हैं, अब नहीं, अब तो पुरानी होगी है। जो नई एंटासिड आ रही है मार्केट में दैट इज ओम्प्राजोल, पेंटोप्राजोल। अक्सर आजकल डॉक्टर ये लिख के देते हैं पेंटोप्राजोल या ओम्प्राजोल, ये आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ये इन दोनों से बेटर है। हाउ, बिकॉज जिस सेल में से एसिड निकलता है स्टमक सेल में से, ये वहां उस साइड को ब्लॉक कर देती हैं, यानी कि एक्सेस एसिड नहीं निकलेगा। जितना एसिड हमारे बॉडी में चाहिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, केवल उतना ही एसिड निकलेगा। तो ये एसिड की रिलीज को कम कर देती है। मैंने यहां लिखा एंटी हिस्टामीन, बेसिकली ये भी एंटी हिस्टामीन है, लेकिन हिस्टामीन एक और काम भी करता है। हिस्टामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है। जैसे किसी को एलर्जी है, मस्टर्ड खाने से एलर्जी है, मस्टर्ड खाएंगे, सोयाबीन से एलर्जी है, तो किसी को अगर एलर्जी है वो चीज खाते ही ये केमिकल रिलीज हो जाता है। ये जो केमिकल है ये वेसोडाइलेटर है, मींस ब्रोंकाई की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। और इचिंग, इससे इचिंग भी होती है, खारिश भी होती है। तो हिस्टामीन जुकाम और खांसी, कफ एंड कोल्ड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नोज में कंजेशन हो जाना वो भी इसी की वजह से होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन लाते हैं मार्केट से और खाते हैं। आप अगर किसी कफ सिरप पे देखो तो उस पर ध्यान से देखना क्या लिखा होता है। जो हिस्टामीन है ये वेसोडाइलेटर है, और एंटी हिस्टामीन क्या होता है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती हैं, एंटी एलर्जिक, क्योंकि हिस्टामीन एलर्जी कॉज करता है। ये ड्रग्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, ब्रोमफेनिरामीन, अगर आप कफ सिरप पे ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा होगा ब्रोमफेनिरामीन और टर्फिनाडिन, राइट, ये एंटी हिस्टामीन है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जो कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन है, यानी कि जो नोज के कंजेशन की जो मेडिसिन है वो एंटासिड का काम क्यों नहीं करती। एसिडिटी भी हिस्टामीन की वजह से होती है, इचिंग भी हिस्टामीन की वजह से होती है, नोज में कंजेशन भी हिस्टामीन की वजह से होती है। फिर ये मेडिसिन हम लोग दोनों के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इन दोनों का रिसेप्टर अलग है। ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एंटासिड और एंटी हिस्टामीन जो है दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर क्यों नहीं करती हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट रिसेप्टर। एंटासिड स्टमक में जो सेल्स होती है उनके ऊपर एक्शन करता है, जो एंटी हिस्टामीन है वो अपनी अलग जगह पे एक्ट करेगा। तो इन दोनों के रिसेप्टर्स अलग होते हैं। थर्ड है ट्रैंक्विलाइजर। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिसिन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स, tranquilizers are the medicines used for mental diseases। मेंटल डिसीजेज में क्या क्या आता है, एग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये इसी में आता है। इवन गुस्सा भी। तो अब आप सोच लो कि जो गुस्सा करता है उसे वो थोड़ा थोड़ा मेंटल डिसीजेज की कैटेगरी में आ रहा है। मेंटल डिसीजेज लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और माइल्ड दीज मेंटल डिसीजेस, इसे हम कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स का काम कौन करता है, बारबिटूरिक एसिड के
डेरिवेटिव्स होते हैं, एक सब्सटेंस होता है बार्बिटूरिक एसिड, उसके डेरिवेटिव्स को बार्बिटूरेट्स कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? विरोनल, सिकोनल, एमीटल, नेब्यूटल एटसेट्रा, ये सारे के सारे ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। इसमें स्लीपिंग पिल्स भी आती हैं। ये स्लीपिंग पिल्स क्या करती हैं? आपको स्ट्रेस, एंजाइटी उसको कम करने की कोशिश करती हैं। स्लीपिंग पिल्स क्लोर डायसॉक्साइड, ये एक्चुअली अगर आप घर में कोई भी स्लीपिंग पिल्स खाता है, दादी नानी, तो उसमें ये सॉल्ट होता है। तो ये इन्हें हम कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। फटाफट एक बार दोबारा से देख लेते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, drugs is any chemical substances which produces biological response, can be good, can be bad. Medicines always produce a good effect, they have therapeutic effect, means medicines are the chemicals which are used for removing or curing any disease. Target, what is the drug target? Drug targets are the biomolecules in our body like carbohydrates, fats, nucleic acid and proteins. जितनी मेडिसिन हम खाते हैं वो सारी की सारी इनको अपना टारगेट करती हैं। डू यू नो, मेडिसिन हमेशा स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है, ज़्यादा में नहीं। अगर आप उसकी ओवरडोज ले लेते हैं तो वो पॉइजन का काम करती है। पॉइजन का काम क्यों करती है? हमारे बॉडी के जो ये टारगेट्स हैं इनके वर्क में इंटरफेरेंस करती है। तो इसीलिए बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हमें मेडिसिन नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए पॉइजन बन जाती है रादर देन हैविंग द थेरेप्यूटिक इफेक्ट। नाउ ड्रग्स आर ऑफ मेनी काइंड्स। व्हाट इज कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज बाय यूजिंग द केमिकल्स। एंटासिड, नाउ दीज आर द मेडिसिन्स। Antacids are the chemical substances used to neutralize the excess acid. For example, sodium bicarbonate, magnesium hydroxide, cimetidine, Zentek, omeprazole, pantoprazole. अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, 2-3 बार लेक्चर सुनोगे याद हो जाएंगे। और जब भी आप घर में मेडिसिन देखो तो एक बार सॉल्ट को पढ़ने की कोशिश करना, ये चैप्टर अपने आप याद हो जाएगा। एंटीहिस्टामीन, एंटीहिस्टामीन मीन्स हिस्टामीन के अगेंस्ट। ये हिस्टामीन कौन है? एक केमिकल है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है और वो एलर्जी कॉज करता है, वेसोडाइलेटर होता है, राइट। और एंटी एलर्जिक मेडिसिन कौन सी हैं? ब्रोमफेनिरामिन, टर्फिनाडिन। ये कफ सिरप में पाई जाती हैं बिकॉज ये नोज की कंजेशन, कोल्ड एंड कफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामीन। ट्रैंक्विलाइजर्स आर द मेडिसिन यूज्ड फॉर द मेंटल डिसीजेस, स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन एटसेट्रा। व्हाट आर द मेडिसिन्स? यानी ट्रैंक्विलाइजर्स, इसमें स्लीपिंग पिल्स भी आती हैं, विरोनल, सिकोनल, एमीटल, नेम्ब्यूटल, ये इक्वानिल भी आता है इस कैटेगरी में। इक्वानिल, उससे एक्चुअली ब्लड प्रेशर भी लो होता है। हाई ब्लड प्रेशर भी देखा जाए तो एक तरीके से सिकनेस की डिसीज है, तो अपने आप को गुस्से से थोड़ा सा दूर रखा करो। मम्मी की हर बात पे आपको गुस्सा आता है, उससे थोड़ा सा दूर रखा करो, क्योंकि आपने अभी देख लिया कि जो एंगर है वो स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन सब मेंटल डिसीजेज में आ रहे हैं। हमें हेल्दी रहना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट इज एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स आर पेन रिलीवर्स। एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं? एनाल्जेसिक्स, these are the medicines or chemicals. Analgesics are chemicals used to relieve pain. Relieve pain. These are of two types. Non-narcotic means non-addictive, जिसको खाने से हमारी हैबिट फॉर्म नहीं होती है, means non-habit forming. Non-habit forming. इस कैटेगरी में कौन आता है? नॉन नारकोटिक में। दूसरी कैटेगरी है नारकोटिक, जिससे नशा भी आता है और हैबिट फॉर्मिंग भी होती है। नारकोटिक्स, हैबिट फॉर्मिंग। इसमें आती है आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन। एस्पिरिन पेन को रिलीव भी करती है और फीवर को भी कम करती है। और जो केमिकल फीवर को कम करता है, यानी कि बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करता है हमारे बॉडी में, उसे हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। पायर का मतलब होता है हीट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। तो एंटीपायरेटिक जो होती है वो फीवर को डाउन करती हैं और एस्पिरिन दोनों का काम करती है। ये एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है। एक पैरासीटामोल है,
पैरासीटामोल के भी दोनों फंक्शन है, एंटीपायरेटिक भी है और वो भी। आपको पता है जब हमारे बॉडी में कहीं पर भी पेन होती है तो एक केमिकल रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, उस केमिकल का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये उसके अगेंस्ट काम करती है, उसकी सिंथेसिस को रोकती है हमारे बॉडी में अगेंस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट। ये मैं सारा कुछ स्टोरी आपको सुना रही हूँ, याद आपको उस तरीके से करना है जैसे कि आप नोट्स देखोगे, नोट्स के हिसाब से आपको लर्न करना है, लेकिन समझ तो सारी आनी चाहिए। एस्पिरिन का एक और फंक्शन भी है, हमारे बॉडी में प्लेटलेट की कोएगुलेशन को होने से रोकता है। जब आपके बॉडी में फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड के कोएगुलेशन का खतरा होता है, और वैसे भी ब्लड जमा हो जाता है, कहते हैं जब जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, कहीं ना कहीं क्लॉट्स होते हैं, ये उनको भी ओपन करने के काम आता है। तो हार्ट पेशेंट्स एस्पिरिन की टैबलेट को हमेशा अपने साथ अपनी पॉकेट में रखते हैं। उनको जब भी हार्ट में पेन फील होती है वो पानी में एस्पिरिन घोल के पी जाते हैं। सो एस्पिरिन के ट्रिपल काम हो गया, एक तो ये एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर है, एंटीबायोटिक है, और ब्लड क्लॉटिंग भी जो है उसको, ब्लड क्लॉटिंग को भी रिमूव करता है, नहीं होने देता प्लेटलेट कोएगुलेशन को। सो एस्पिरिन इज ऑल्सो यूज्ड बाय द हार्ट पेशेंट, ये हार्ट पेशेंट्स भी यूज करते हैं एस्पिरिन को। नाउ व्हाट आर द नार्कोटिक पेन किलर्स? नार्कोटिक होते हैं, पेन तो रिलीव होती है लेकिन उससे हैबिट बन जाती है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं मॉर्फिन, कोकेन, हेरोइन एटसेट्रा। तो फिर ये यूज कब होते हैं? जब किसी की हार्ट सर्जरी होती है। आपको पता है हार्ट सर्जरी कई बार 12 आवर्स तक चलती है। जो सर्जरी बहुत लॉन्ग चलती है और जिसमें पेन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सीवियर पेन्स में डॉक्टर अपनी सुपरविजन में इनको देते हैं। और एक चाइल्ड बर्थ के टाइम जब पेन होती है, चाइल्ड बर्थ पेन, और या फिर कोई बहुत हार्ट सर्जरी के ड्यूरिंग हम इसको रेकमेंड करते हैं। लेकिन इसकी ओवरडोज स्टुपर प्रोड्यूस करती है। स्टुपर मीन्स स्टुपिडिटी की बातें करता है इंसान, कोमा में भी जा सकता है अगर इसकी हाई डोज ली जाए। तो ये डॉक्टर अपनी ही सुपरविजन में ये अपने मतलब उसको रेकमेंड करते हैं, पेशेंट को कितनी देनी है कितनी नहीं देनी ये उनका फैसला होता है। तो जितनी भी ये नार्कोटिक्स हैं ये यूज नहीं करने चाहिए। ओके, सो एनर्जेसिक्स भी हो गया। उसके बाद है एंटी माइक्रोबियल्स। अब ये एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स आर द सब्सटेंसेस यूज्ड अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई और एनी अदर पैथोजन, उनके अगेंस्ट ये यूज किया जाता है एंटी माइक्रोबियल्स। अब जो वायरस के अगेंस्ट होगा उसे एंटीवायरल कहते हैं, जो मेडिसिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है उसे हम एंटी बैक्टीरियल कहते हैं, फंजाई के अगेंस्ट होती है एंटी फंगल कहते हैं। तो इनको एंटी माइक्रोब्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांट रखा है। पहला है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक पहले किसी ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता था, जैसे आपने सुना होगा पहला जो सक्सेसफुल एंटीबायोटिक है दैट इज पेनिसिलिन। दिस वाज मेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट। ये इसने किससे बनाया था? ये इसने एक फंगस से बनाया था। मींस एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है और दूसरी तरह के मतलब दूसरे काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती है। लेकिन अब तो साइंटिस्ट ने उसकी स्ट्रक्चर देख ली, अब तो लैब में भी बनना स्टार्ट हो गया है, तो ये सिंथेटिक भी है। आज की डेट में जो एंटीबायोटिक है इसकी डेफिनेशन है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस सिंथेटिक पार्शली और होली। या तो पेनिसिलिन जो होती है नेचुरल उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, और या फिर फुल्ली वो लैब में ही बना लेते हैं, सिंथेटिक पार्शली और फुल्ली। और सबसे बड़ी बात है हम इनको इंजेस्ट कर सकते हैं, मींस हम अपने बॉडी में ले जाते हैं। दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू क्योर डिसीजेस। ओके, वैसे तो पॉल एहरलिक ने पहला एंटीबायोटिक ट्राई किया था, सेल्वारसन।
जो सेल्वारसन है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था, लेकिन हम पेनिसिलिन को क्यों लिखते हैं एंटीबायोटिक फर्स्ट? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। ये सक्सेसफुल नहीं था, इसका ह्यूमन बीइंग पे भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता था। ये सेल्वारसन किसने डिस्कवर करी थी? पॉल एहरलिक ने, राइट? एहरलिक ने इसको डिस्कवर किया था। और ये किसके अगेंस्ट थी? ये अगेंस्ट सिफिलिस, डिसीज होती है सिफिलिस, उसके अगेंस्ट थी। इसमें ना आर्सेनिक का बॉन्ड होता था, एंड वी ऑल नो आर्सेनिक इज वेरी डेंजरस एंड पॉइजनस। लेकिन जिस बैक्टीरिया से सिफिलिस होता था ये उसके अगेंस्ट तो वर्क करती थी, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये टॉक्सिक थी, बट उतनी टॉक्सिक नहीं थी। चलो बीमारी तो चली गई कम से कम, और थोड़ा बहुत टॉक्सिक इफेक्ट रह गया। उसके बाद एजोडाइज, अब उसने ये सोचा कि कुछ अगर मैं आर्सेनिक की जगह नाइट्रोजन वाला बॉन्ड ले लेता हूँ, तो भी उसने मेडिसिन ट्राई करी, बहुत ट्राई हुआ। एनीवे, सो पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन उससे पहले की स्टोरी आपको पता ही है कि पॉल एहरलिक और ये सब भी अपना अपना वर्क कर रहे थे अपनी जगह पे। वेल, तो एंटीबायोटिक्स टू काइंड्स का होता है। जितने भी बैक्टीरिया हैं, एक डाई होती है, उनको डाई किया गया, ठीक है? और डाई, जो बैक्टीरिया डाई हो गए उसका नाम हमने रखा ग्राम पॉजिटिव, जो बैक्टीरिया डाई नहीं हुए उनका हमने नाम रख दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो टोटल बैक्टीरिया टू काइंड्स के हैं। तो एंटीबायोटिक्स भी, लेट मी टेल यू, एनाल्जेसिक्स पेन किलर, एंटीपायरेटिक जो है फीवर को डाउन करते हैं, राइट? हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फिर सेल्वारसन था, उससे पहले पॉल एहरलिक ने डिस्कवर किया था। वेल, जो एंटीबायोटिक है ये एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब है रेंज, कितनी रेंज के अगेंस्ट ये काम करता है। इज दैट विच इज effective against gram positive and gram negative bacteria। मीन्स सारे ही आ गए, सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, या आधे पॉजिटिव होते हैं आधे नेगेटिव होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसका एग्जाम्पल है ऑफ्लॉक्सिन, क्लोरमफेनिकोल। एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो का मतलब है ये बहुत सारे वो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है जो सारे के सारे बैक्टीरिया मार देता है हर तरह के, और नैरो स्पेक्ट्रम होता है छोटी सी रेंज को किल करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोज, दे आर यूज्ड और इफेक्टिव अगेंस्ट small range of बैक्टीरिया। जैसे 2-3 डिसीजेस के अगेंस्ट कोई चीज काम करती है उसे हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी। अब कोई आपने स्पेशल देखी हो मेडिसिन, जैसे कि आप कह सकते हैं कुनीन हो गई, वो सिर्फ मलेरिया के अगेंस्ट काम करती है, उसे हम कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम। Limited spectrum antibiotic is used for only one kind of microorganism. Limited spectrum antibiotics is used for only one kind of microbe. Means एक मेडिसिन एक ही डिसीज को क्योर करेगी, ये मतलब है इसका। इसे हम कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में जाके बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनको किल नहीं करते, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। देखो, अगर हम ऐसा एंटीबायोटिक खाएंगे जिससे माइक्रोब्स किल हो जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी बैठे हुए हैं जो यूजफुल काम करते हैं, विटामिन B12 बनाते हैं। और अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या फिर हम बैक्टीरिसाइडल खा लेते हैं तो उनका भी लॉस होता है। इसीलिए इसके बेसिस पर एंटीबायोटिक्स फिर 2 टाइप्स के होते हैं। एक्सक्यूज मी।
बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है टू स्टॉप द ग्रोथ, साइडल का मतलब होता है टू किल, जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं उन मेडिसिन का नाम है पेनिसिलिन एंड ऑफ्लॉक्सिन। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, उसमें आता है एरिथ्रोमाइसिन एंड आपका ये क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल एक्चुअली बहुत सेफ है, ये बहुत सारी डिसीजेस के लिए हम यूज करते हैं। जब आईज में इन्फेक्शन हो जाता है, जो ट्यूब डालते हैं हम आईज में, उसमें भी क्लोरमफेनिकोल होता है। तो बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, ये 2 टाइप्स की इनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है। एंटीबायोटिक्स आर सिंथेटिक, पार्शली और होली, कैन बी यूज्ड अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, मीन्स एंटीमाइक्रोब्स होते हैं। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, लिमिटेड स्पेक्ट्रम, बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है व्हाट आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मीन्स सबके अगेंस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड वेल नोन एग्जाम्पल इज क्लोरमफेनिकोल। उसके बाद आता है एंटीसेप्टिक। हमारा टॉपिक था एंटी माइक्रोब्स। एंटी माइक्रोब्स जो होते हैं वो 3 काइंड्स का है। फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसको हम खा सकते हैं, मीन्स अपने स्टमक में ले जा सकते हैं, बॉडी के अंदर काम करेगा। एक है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, आपको चोट लग गई, कट लग गया, वुंड हो गया, तो आप क्या करेंगे, सेवलॉन से साफ करेंगे, डेटोल से साफ करेंगे। और कौन कौन से हमारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आएंगे। तो एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन द स्किन टू किल द माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स को किल करने के लिए हमारी स्किन पे इस्तेमाल होते हैं। दे आर वेरी सेफ टू बी यूज्ड ऑन द स्किन। फॉर एग्जाम्पल डेटोल। डेटोल 2 का मिक्सचर होता है, एक क्लोरोजाइलिनोल होता है इसमें और एक टर्पीनियोल होता है। इसके अंदर क्लोरोजाइलिनोल और टर्पीनियोल होता है। डेटोल इज मेड अप ऑफ दीज 2 सब्सटेंसेस। जो एंटीसेप्टिक एक्शन है, जो जर्म्स को किल करता है, वो ये वाला होता है, इसका एंटीसेप्टिक एक्शन होता है। ये क्वेश्चन 10 ईयर्स में बहुत बार आया हुआ है। राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेटोल। एक क्लोरोजाइलिनोल है और एक टर्पीनियोल है। फिर क्वेश्चन आता है इन दोनों में से किसका एंटीसेप्टिक एक्शन है। क्लोरोजाइलिन का जो है एंटीसेप्टिक एक्शन होता है। दूसरा बाईथायोनल, ये क्वेश्चन भी 10 ईयर में है। बाईथायोनल को सोप में ऐड किया जाता है, इज एडिड टू सोप, क्या बनाने के लिए, एंटीसेप्टिक सोप बनाने के लिए। दूसरा बाईथायोनल हो गया। तीसरा आता है टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन ये बेसिकली 2 to 3% सॉल्यूशन होता है आयोडीन का इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर। एल्कोहल और वाटर को मिक्स करके उसमें आयोडीन को डिसॉल्व कर दो, 2 to 3% सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। और कौन होता है, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। ये भी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, बट इसकी बहुत फाउल स्मेल होती है, जिसकी वजह से ये आजकल हम यूज नहीं करते हैं। और आयोडोफॉर्म वर्क कैसे करता है, आप स्किन पे लगाओ आयोडोफॉर्म, आयोडीन रिलीज होगी, वो जो आयोडीन निकलती है वो जर्म्स को किल करती है। सो आयोडोफॉर्म। एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस, दे आर यूज्ड टू किल द माइक्रोब्स एंड दे आर वेरी सेफ टू बी यूज्ड ऑन द स्किन। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक के बाद है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट disinfectants are basically, these are the chemicals used to kill microbes or germs but used on inanimate, non-living, inanimate things. फ्लोर के लिए, फ्लोर को डिसइंफेक्ट करना हो तो हम यूज कर सकते हैं। आजकल सोडियम परक्लोरेट बहुत चला हुआ है। ये कोरोना की उसके लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, जिसको भी स्टरलाइज करना है तो उसमें सोडियम परक्लोरेट वाटर में डाल के वही शॉवर करते हैं। वो बेसिकली डिसइंफेक्टेंट होते हैं। दीज आर नॉट सेफ टू बी यूज्ड ऑन द
स्किन पे हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते। घरों में लाइजोल है जो आप घरों में यूज़ करते हैं पोछा लगाते वक्त। एंड ये इनएनिमेट थिंग्स को अगर हमें डिसइंफेक्ट करना हो, उसके जर्म्स किल करने हो, तो उसे हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। एक बड़ा हॉट क्वेश्चन है सीबीएसई का, वो ये है कि कोई एक एग्जाम्पल बताओ जो एंटीसेप्टिक का काम भी करे और डिसइंफेक्टेंट का भी। यस, फिनोल है। फिनोल का 0.2% सॉल्यूशन है, वो यूज होता है एज एंटीसेप्टिक। दिस कैन बी यूज्ड ऑन द स्किन, बट 1% सॉल्यूशन जो होता है फिनोल का, दैट इज एक्टिंग एज डिसइंफेक्टेंट। ये डिसइंफेक्टेंट का काम कर रहा है। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट के और एग्जाम्पल क्या है? 0.2 to 0.4 ppm ऑफ क्लोरीन हम यूज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी डिसइंफेक्टेंट है। जब हम स्टोरेज हाउस में ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं तो वहाँ पे SO2 की फ्यूमिगेशन कर देते हैं। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है धुआं दे देना, तो सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं दे देते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं, उससे भी डिसइंफेक्टेड हो जाता है ये। ओके, तो हमने अभी टॉपिक पढ़ा एंटी माइक्रोबियल्स या एंटी माइक्रोब्स भी कह देते हैं, राइट। इसमें कौन कौन आता था? एंटीबायोटिक, इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटेड स्पेक्ट्रम था। और दूसरा था आपका ये एंटीसेप्टिक, और थर्ड वन है आपका डिसइंफेक्टेंट। तो ये तीनों हो गए हमारे एंटी माइक्रोब्स, ये मेडिसिन्स हो गई। अब ये वाली मेडिसिन्स हमने यूज कर ली है, तो उसके बाद जो डेथ रेट है वो हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में कम हुई है इसकी वजह से। ओके, सो डेथ रेट कम हुई है तो पॉपुलेशन इट मीन्स बढ़ती जाएगी जब डेथ्स नहीं होंगी लेकिन बर्थ होंगे, तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग भी आती है। अगली है एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए होती है। इसका एग्जाम्पल है नॉरएथिंड्रोन। ये हार्मोन्स होते हैं दो, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बस उनके कॉम्बिनेशन की मेडिसिन ले आते हैं, इससे मतलब चाइल्ड बर्थ नहीं होता एंड फर्टिलिटी आ जाती है। तो एंटी फर्टिलिटी जो है नॉरएथिंड्रोन, ये हमारी मतलब बस मेडिसिन एक याद कर लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट है द केमिकल्स यूज्ड इन फूड। थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ हमने अब तक क्या पढ़ा है। एक हमने एंटासिड्स पढ़े हैं, एंटीहिस्टामीन। एंटीहिस्टामीन आप इसमें एलर्जी वाला ले लो जो नोज की कंजेशन वाला था, एंटासिड, एंटीहिस्टामीन। और हमने पढ़ा एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक्स। एक हमने ट्रैंक्विलाइजर्स पढ़े, एक हमने एंटीपायरेटिक्स फीवर को डाउन करने के लिए, एक हमने एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको इनके नेम्स भी याद हो जाएंगे मेडिसिन्स के। और अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल्स इन फूड। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इसकी हमें नीड क्यों पड़ी? Why do we require artificial sweetening agent? Artificial sweetening agents are the chemicals which do not add to the calories but sweet in taste. टेस्ट में तो मीठे होते हैं लेकिन कैलोरीज में ऐड नहीं करते। इसको कौन यूज करता है? टू काइंड्स ऑफ पीपल यूज इट। एक इसको डायबिटिक पेशेंट्स यूज करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में अगर वो नॉर्मल शुगर खाते हैं तो उनके बॉडी में शुगर को स्टोर करने के लिए जो हार्मोन निकलता है वो नहीं निकलता, राइट, इंसुलिन। तो डायबिटिक पेशेंट्स खाते हैं क्योंकि ये बस खाओ और यूरिन से बाहर निकल जाता है लेकिन मीठा होता है टेस्ट में। इसको एक और भी यूज करता है कैलोरी कॉन्शियस लोग जो होते हैं। कैलोरी कॉन्शियस का मतलब है जो अपना वेट डिक्रीज करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। कैलोरी कॉन्शियस को ये बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। रीजन है, मार्केट में डाइट कोक आती है, आप डाइट कोक पीते हैं और सोचते हैं कि चलो मैं डाइट कोक पी ली, मेरे अंदर मीठा नहीं गया। नो, दे आर वेरी डेंजरस फॉर द नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन को कभी भी ये नहीं खाना चाहिए। वैसे तो डायबिटिक पेशेंट को भी ये कम खाना चाहिए, इनके साइड इफेक्ट्स होते ही हैं।
आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? एक होता है सुक्रोलोज, एक होता है सैकेरिन, एक होता है एस्पार्टेम और एक है एलिटेम। मार्केट में सबसे ज्यादा एस्पार्टेम बिकता है और सबसे खतरनाक यही है। नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स, अगर आपकी फैमिली में दादी नानी किसी को देखा हो तो ये टैबलेट्स आती है शुगर फ्री की। उसमें लिखा हुआ है कि इसको कोल्ड फूड में यूज करते हैं, हॉट में नहीं, लेकिन वो लोग चाय में यूज करते हैं। बट देयर इज नो बडी टू टेल यू अबाउट दिस बिकॉज इसकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया होती है। एनीवे, जो सेकेरिन होती है ये 100 टाइम्स स्वीटर देन नॉर्मल शुगर होती है, सॉरी 550 टाइम्स। और ये होती है 600 टाइम्स मोर स्वीटर, ये 100 टाइम्स होती है, ये 2000 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर, नॉर्मल शुगर से ज़्यादा। सबसे हाई पोटेंशियल वाली जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो एलिटेम है। एक क्वेश्चन आता है 10 ईयर में कि एलिटेम हम क्यों नहीं यूज़ करते? बिकॉज इट्स स्वीटनेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा होती है कि हम इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉर्मली मार्केट में एस्पार्टेम यूज होती है। सुक्रोलोज और सेकेरिन ये अगर कंज्यूम की जाए तो बॉडी में जाती हैं, बस मीठे की फीलिंग देके और यूरिन से बाहर निकल जाती हैं। सेकेरिन इज गुड, ये फिर भी कंज्यूम की जाती है, बट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा एस्पार्टेम मिलती है। वेल, ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, व्हाट आर दीज, विच काइंड ऑफ पीपल यूज दिस, and why aspartame should not be used in the hot food because it is unstable in the hot medium. ये क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन है why elitame cannot be used as artificial sweetening agent normally because it has very high potential, its sweetness cannot be controlled, इसलिए हम elitame को यूज नहीं करते। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बाद है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? Preservatives are added to food to avoid its spoilage. To avoid its spoilage. इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज करने के लिए, शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि हम कितने टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं। अमूल बटर में आप देखना, अगर आप खाते हो घर में पड़ा, उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, उस प्रिजर्वेटिव से आपका जो अमूल बटर है 13 ईयर्स तक स्पॉइल नहीं होता। लेकिन हमारे इंडिया में तो सदियों से पिकल बनाते आ रहे हैं हम लोग, और पिकल में हमेशा सॉल्ट ज़्यादा होता है, उसमें ऑयल भी ऊपर तक भरा होता है। ये सब क्या करते हैं? ये हमारे फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स के एग्जाम्पल कौन से हो गए? एक सॉल्ट हो गया, एक शुगर हो गया, ऑयल हो गया। आजकल रेडीमेड परोंठी आती है, रेडीमेड दाल आती है, जो नॉर्मली लोग फॉरेन घूमने जाते हैं तो अपने बैग में रख के ले जाते हैं, क्योंकि कई जगह पे नॉनवेज ज़्यादा मिलता है, तो उसमें सारा ऑयली ऑयली होता है, जैसे वो ऑयल कोटेड होता है प्रिजर्व करने के लिए। और एक है आपका सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम बेंजोएट सॉस में यूज़ होता है, सॉस, स्क्वैशेस, जैम्स हम घर में बना, जैम में तो पड़ता ही नहीं बिकॉज उसमें ऑलरेडी शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सॉसेज में डलता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट हार्मफुल तो नहीं है, ये बॉडी में जाएगा तो फिर बेंजोइक एसिड बन के बाहर निकल आता है, इतना खतरनाक नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिजर्वेटिव्स। उसके बाद है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। इसको मैं यहाँ लिखा रहने देती हूँ, ये हमने कर लिए हैं टॉपिक, राइट। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप कैसे बनता है? आप घर पे भी बना सकते हैं। आप कोई भी ऑयल लो, मस्टर्ड ऑयल, एनी कुकिंग ऑयल यू कैन टेक, मस्टर्ड ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, आप उसके अंदर डाल दीजिए NaOH और आपको मिलेगा सोप और ग्लिसरीन, राइट। और सोप कोलाइडल फॉर्म में होता है, बस इस मिक्सचर में आप NaCl डालिए और आपको सोप सेटल डाउन हो जाएगा। आप घर में बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो सोप सेटल डाउन हो जाएगा, बस उसको निकाल लो और जो पीछे बचेगा उसमें डिस्टिलेशन कर लो तो आपको ग्लिसरीन भी मिल जाएगी एज बाय प्रोडक्ट। ऑयल, किसी भी ऑयल का फॉर्मूला क्या होता है? मैं कोई भी ऑयल लिख रही हूं, ये ट्राई एस्टर होता है। ट्राई एस्टर खुद ही देख लो, ट्राई एस्टर कैसे बना। ये एस्टर कहते हैं ना इसको, ट्राई एस्टर, COOR, C17H35। जब हम इसमें NaOH डालते हैं तो ये यहां से ब्रेक हो जाता है, राइट। इन सबको तो OH मिल जाता है, ये देखो, ये आपका बन गया ग्लिसरीन
H अपने आप लगा लेना। और ये 3 सोप के मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, C17H35COONA, ये आपको मिल गया सोप। 3 मॉलिक्यूल्स है ना, तो 3 मॉलिक्यूल्स आपको सोप के मिल जाएंगे। ठीक है। अब जो सोप हम लोग किस किस तरह के सोप यूज होते हैं, NaOH की जगह नॉर्मली अगर पोटाशियम ले लिया जाए, पोटाशियम का सॉल्ट ले लिया जाए, तो इसे हम टॉयलेट सोप कहते हैं। टॉयलेट सोप जो हम बेदिंग के लिए यूज होता है, नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम टॉयलेट सोप कहते हैं। अगर टॉयलेट सोप को फ्लोटिंग बनाना हो तो उसके अंदर एयर बबल्स डाल देते हैं, उससे आपका फ्लोटिंग सोप बन जाता है। और लक्स की एड आपने देखी होगी, उसमें वो कहती है ना कि क्रीम के अंदर आलमंड डला हुआ है, वो आलमंड नहीं होता है, आलमंड के कलर का एक और सोप मेल्टेड, लेकिन उसके ना फटाफट एक पीसेस कट करते हैं, पीसेस कट करके ना छोटे छोटे से फ्लेक्स काट के वो सोप में ऐड कर देते हैं, तो आपको फ्लेकी वाला सोप मिल जाता है। और जो ट्रांसपेरेंट सोप है, जैसे सबसे पुराना है पियर्स, ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनाते हैं, सोप बनाया, उस सोप को अल्कोहल में डाल दो, सोप एंड अल्कोहल मिक्स कर दो, फिर इस अल्कोहल की इवेपोरेशन कर दो, तो आपको ट्रांसपेरेंट सोप मिल जाएगा। और अगर आपको लॉन्ड्री सोप बनाना हो, लॉन्ड्री सोप कैसे बनाते हैं, उसमें कुछ फिलर्स डाल देते हैं। फिलर्स का मतलब क्या है, उसमें सैंड डाल देंगे, बोरेक्स डाल देंगे, उसका वेट भी बढ़ जाता है और उसका क्लींजिंग एक्शन बढ़ जाता है। अभी आजकल एक ऐड आ रही है कि नील ब्रश, नील होता है ब्लू, कपड़ों को ब्लू करने के लिए, नील ब्रश और धोने मतलब साबुन, तीनों का काम एक ही डिटर्जेंट टिकिया करेगी। वो जो रगड़ने वाला काम कौन करता है, उसमें फिलर्स डाले होते हैं, बोरिक एसिड डाला जाता है, सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देते हैं बीच में, सैंड भी डाल देते हैं और सोडियम रोजिनेट भी डाल देते हैं, वो लॉन्ड्री सोप बना देते हैं। सोप का बेसिकली प्रिंसिपल तो यही होता है, उसमें बस चेंजेस कर दो। ओके, बाइथायोनल डाल दो, अभी हमने पहले बात करी थी, तो सोप आपका एंटीसेप्टिक बन जाएगा। थोड़ा सा नीम का ऑयल डाल दो तो नीम सोप बन जाएगा। फ्लेवर्स डाल दो, उसमें फ्रेग्रेंस डाल दो, कलर डाल दो, तो बेसिक प्रिंसिपल तो सेम है, बस थोड़ा सा चेंज करके बहुत अच्छी क्वालिटी का सोप होगा तो उसमें NaOH को अच्छी तरह से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है और उससे रफनेस आ जाती है। राइट, लॉन्ड्री सोप हो गया ट्रांसपेरेंट। ओके, जो हमारा शेविंग के लिए यूज होता है, शेविंग सोप कह लो या शेविंग के लिए, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डाला जाता है, क्योंकि शेव करते हुए अगर हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया शेविंग क्रीम और वहीं पड़े पड़े ड्राई हो गई रेज करने से पहले, रेजर यूज करने से पहले, तो उसमें ग्लिसरीन डाला जाता है ताकि वो जल्दी से ड्राई ना हो सके। तो सोप का बेसिक प्रिंसिपल सेम होता है, बट सोप का एक डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्या है, क्लीनिंग के काम आता है। क्लीनिंग एक्शन क्या होता है, वो हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ लिया था, माइसिलीज बनाता है। इसका एक डिसएडवांटेज है, ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता। हार्ड वाटर में नॉर्मली कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयोन्स होते हैं। अगर आप सोप को हार्ड वाटर के साथ इस्तेमाल करोगे, यहाँ आर वहाँ पे बेसिकली 17 और 35 आई हैव रिटन, तो आर कुछ भी ले सकते हैं, 15, 16, 17, 12 कुछ भी हो सकता है। तो सोप हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है, राइट, ये प्रेसिपिटेट बनाता है और ये स्कम बना देता है। इमेजिन करो आपने अपने हेयर वॉश करे, हार्ड वाटर लिया, सोप लगाया, जैसे आप उसको वॉश करोगे तो कुछ चिपचिपा सा आ जाएगा। वो चिपचिपा सा बेसिकली स्कम होता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप के साथ मिलकर बनाते हैं। तो हार्ड वाटर के साथ ये वर्क नहीं करता। सोप का एक एडवांटेज भी है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि इट इज बायोडिग्रेडेबल, राइट। What is disadvantage? It cannot be used with the hard water. And what is advantage? It is biodegradable. Means decompose हो जाएगा, रिवर में, लेक्स में, वाटर बॉडीज में जाने से पहले पहले बैक्टीरिया इसको फिनिश कर देते हैं। ओके, सोप्स भी यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स सोपलेस सोप भी कहते हैं। सोप तो है बट सोप नहीं है। ऐसा क्यों बोला? बिकॉज डिटर्जेंट्स कैन वर्क इन हार्ड वाटर एज वेल एज इवन इन चिल्ड वाटर में भी ये काम करते हैं। डिटर्जेंट्स आर द सोपलेस सोप, ये सोपलेस सोप भी कहते हैं इनको। और डिटर्जेंट जो होते हैं वे 3 टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं एनायनिक,
cationic and non-ionic. एनायनिक डिटर्जेंट क्या होंगे? CH3CH210 CH2COONA. इसे कहते हैं सोडियम लोराइल सल्फेट. इस सोडियम लोराइल सल्फेट के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है. अगर आप YouTube पे देखेंगे, कहते हैं कि इससे कैंसर होता है. जो कोलगेट, जो ये टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, उन सब में अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो उसमें सोडियम लोराइल सल्फेट लिखा होता है. और ख़ास तौर से लिखा होता है कि ये स्वेलो नहीं करनी है, बच्चों को मत देना, वो स्वेलो ना करें, क्योंकि ये अगर बॉडी में जाता है तो ये कैंसरस माना जाता है. तभी तो ज़्यादा जोर दिया जाता है कि लोकल प्रोडक्ट्स पे. वो जो नीम का दातुन बेस्ट होता है, बट हम करते नहीं हैं. लाल दत्त मंजन हो गया, पतंजलि के प्रोडक्ट्स हो गया. पतंजलि में ये नहीं होता है. चॉइस आपकी है कौन सा यूज़ करना है, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है कि ये कैंसरस होता है. लेकिन फिर आप सोचेंगे डलता क्यों है उसमें, डालते क्यों है ये? इससे बहुत अच्छी झाग आती है, ये उसके लिए डालते हैं. ये आप अगर गौर से पढ़ेंगे अपने टूथपेस्ट में आपको ये मिलेगा. सोडियम लोराइल सल्फेट. एक और है यहाँ पे OSO3Na है. CONA नहीं होता है, OSO3Na. सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट्स होते हैं यहाँ पे. और इसे कहते हैं डोडेकाइल सोडियम सल्फोनेट. बेसिकली बेसिक डिटर्जेंट्स में यही यूज होता है. अब आप कहेंगे ये एनायनिक डिटर्जेंट कैसे हुआ? देखो, इस डिटर्जेंट को आपने वाटर में डिसॉल्व किया. जैसे आपने वाटर में डाला कपड़े धोने के लिए, ये तो सोडियम भाई साहब तो घूमने फिरने निकल गए, तो कपड़े कौन धोएगा? नेगेटिव वाला हिस्सा. सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एनायनिक डिटर्जेंट, क्योंकि क्लीनिंग का काम एनायन कर रहा है. कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं? ये होता है 15. ये ट्राईमिथाइल सिटाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये कैटायनिक डिटर्जेंट होता है. आप इसको वाटर में डाल दो तो ब्रोमाइड भाई साहब तो घूमने निकल जाएंगे, जो प्लस वाला हिस्सा ये बैठ के कपड़े धोएगा. सो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये हेयर कंडीशनर में यूज होता है. अब आप मार्केट से हेयर कंडीशनर बाय करने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली आते हैं. रीज़न कि उसमें जितना भी सामान डलता है वो सारा का सारा एक्सपेंसिव होता है. सो ये कैटायनिक डिटर्जेंट्स हैं. अच्छा, इसकी एंटी जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती हैं. एंटी जर्मीसाइडल. पीछे काफ़ी देर तक ना एरियल की ऐड आती रही. एरियल की ऐड में बार बार कहते हैं कि इससे कपड़ों में खुशबू बनी रहती है, जर्म्स किल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कैटायनिक डिटर्जेंट ऐड होता है. उसके बाद है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट. ना इसमें कैटायन का हिस्सा होता है, ना इसमें एनायन का हिस्सा होता है. इसमें कोई आयोनिक पार्ट नहीं होता. ये डिश वॉशिंग के काम आते हैं. दीज आर यूज्ड फॉर डिश वॉशिंग, राइट. ये आप लगा लो CH3 CH211 COO CH2 CH2O CH2 CH2OH मीन्स पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है ये. इसमें देखो कोई भी कैटायन एनायन आपको नहीं मिलेगा. इसका वर्क करने का तरीका कैसे है, ये काम कैसे करता है? डिश वॉशिंग मीन्स बर्तन धोने के काम आता है. तो ये वर्क वही माइसिलीज बनाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स भी होते हैं. तो ये नॉन आयोनिक है. डिटर्जेंट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, इट इज यूज्ड इन हार्ड वाटर में यूज होता है ये, और साथ में हार्ड कोल्ड वाटर में भी यूज होता है. बहुत ठंडे पानी में भी अगर आपको अपने क्लॉथ्स को वॉश करना हो तो इजिली यू कैन वॉश बाय यूजिंग द डिटर्जेंट. व्हाट इज द डिसएडवांटेज? इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इजिली जो है डिकम्पोज नहीं होता. वाटर बॉडीज में चला जाता है, रिवर में, लेक्स में, वहाँ फ्रोथ बना देता है झाग, एंड मोर ओवर वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, यूट्रोफिकेशन एंड ऑल दैट होता रहता है. सो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्योंकि इसकी हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को जगह नहीं मिलती अटैक करने के लिए, इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो
तो कोशिश की जा रही है कि डिटर्जेंट वही बनाए जाएं जो लीनियर हो। लेट मी टेल यू, ये जो आपका डोडेकाइल सोडियम सल्फोनेट होता है, बेंजीन सल्फोनेट, डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये आपका बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है। एक आपको याद होना चाहिए, बिकॉज अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई एक एग्जाम्पल बताओ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का, दैट इज डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, राइट। तो ये आपका बायोडिग्रेडेबल है, अदरवाइज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज बैक्टीरिया डोंट गेट स्पेस फॉर अटैक, don't get space for attack because it is having highly branched structure, right? तो ये आपका हो गया। Okay, one question I would like to ask you, if suppose I have hard water, how will I come to know it is hard or soft? Whether I will use detergent or soap? कौन मुझे बताएगा दोनों में से कि वाटर हार्ड है कि नहीं है? Of course soap। डिटर्जेंट तो दोनों वाटर में एक जैसा काम करता है, लेकिन सोप हार्ड वाटर में स्कम बना देता है। तो हार्ड वाटर की पहचान किससे होती है? सोप से, ना कि डिटर्जेंट से। तो ये सारी मेडिसिन हमने कर ली। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मेडिसिन हमारे बॉडी पे काम कैसे करती हैं। चलो इसका वर्क करने का तरीका देखते हैं हम लोग। हाउ मेडिसिन वर्क इन आवर बॉडी, जिसे हम कहते हैं इंटरैक्शन ऑफ मेडिसिन विथ बायोमोलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट। अपने ड्रग टारगेट के साथ ये इंटरैक्शन कैसे करती हैं? 1 सेकेंड। सी, ड्रग्स हमारे बॉडी में 2 लोगों पे काम करती हैं, एक करती हैं एंजाइम पे और एक करती हैं रिसेप्टर पे, राइट। इनका वर्क करने का तरीका क्या है? जो मेडिसिन अपना टारगेट एंजाइम को बनाती हैं, सपोज ये एंजाइम है, मैं आपको एक एंजाइम की शक्ल बना के दिखा देती हूं। ये एंजाइम है, आपको ये भी पता होगा हर एंजाइम के ऊपर एक ना स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आ सकता है। अब ये क्या करता है, अपने सबस्ट्रेट को, सपोज अगर आप ट्रिप्सिन एंजाइम लगा लें तो आपने खाना खाया, प्रोटीन है, प्रोटीन इसकी जिस जगह पर एंजाइम उसको तोड़ेगा, डिकम्पोज करेगा, उस प्लेस को हम कहते हैं एक्टिव साइट। और पूरे एंजाइम पे कोई भी साइट जो काम नहीं कर रही अदर देन एक्टिव साइट, उसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ओके, एंजाइम के वर्क करने का तरीका क्या है? ये क्या करता है, सबस्ट्रेट को अपने पास बुलाता है, आ गया, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोई भी बन सकता है, पोलर बॉन्ड भी बन सकता है, कोवेलेंट भी, आयोनिक भी, सल्फर बॉन्ड भी, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लिया। अब जो एंजाइम के ऊपर फंक्शनल ग्रुप होता है वो इसको तोड़ता है। सपोज ये प्रोटीन है, ये ट्रिप्सिन है, इसने क्या किया, प्रोटीन को अपने ऊपर लिया और उसका अमाइनो एसिड बना के बोलता है चल जा आगे, मैं और काम करूंगा, राइट। अब ड्रग हमें क्यों खाने की जरूरत पड़ी? सपोज एक पर्सन जाता है डॉक्टर के पास कि मेरा ना मूड खराब रहता है, पता नहीं क्यों खराब रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो डॉक्टर को समझ में आ जाती है कि इसके बॉडी में नॉरएड्रेनालिन एक केमिकल होता है, उसको समझ में आ रही है कि नॉरएड्रेनालिन को एक एंजाइम तोड़ तोड़ के खत्म कर रहा है, इसलिए इसका मूड खराब रहता है। अब डॉक्टर ने मेडिसिन दी, वो मेडिसिन क्या करेगी, उस एंजाइम को, जो एंजाइम नॉरएड्रेनालिन को डिकम्पोज कर रहा था, अब उसके ऊपर जाके एक्ट करने वाली है, राइट। मेडिसिन 2 तरीके से अटैक करेगी, या तो वो क्या करेगी, उस एक्टिव साइट को अपना निशाना बनाएगी, लो ड्रग आ गई एक्टिव साइट पे, ये सोच रहा है एंजाइम की ये नॉरएड्रेनालिन है, कहता वाओ मैं इसको तोड़ूंगा, लेकिन जैसे ही वो हमने मेडिसिन खाई हुई है यहाँ आई तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड भी स्ट्रांग बन गया, तो एंजाइम कहते हैं टूट क्यों नहीं रहा ये, क्योंकि वो नॉरएड्रेनालिन है ही नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये जो ड्रग है इस एंजाइम को खत्म करने में सक्सेसफुल हो गई। अब ये धीरे धीरे बॉडी से अपने आप डिकम्पोज होके बाहर निकल जाएगा और नए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वाला एंजाइम तो फॉल्टी था, ये बेवजह नॉरएड्रेनालिन को खत्म किया जा रहा है। ये तो होता है एक तरीका। इसने किया क्या, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन किया, तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
और ऐसे प्रोसेस को इनहिबिशन भी कहते हैं, कि रोकना उसको अपने काम करने से। ओके, सारी मेडिसिन एक्टिव साइट पे काम नहीं करती हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं करती हैं। कोई कोई मेडिसिन ऐसी भी होती है जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे जाके बैठ जाएगी। सपोज एक एंजाइम को मैं बॉडी से खत्म करना चाहती हूँ, मैंने मेडिसिन दे दी और मेडिसिन ने क्या किया, एक्टिव साइट पे नहीं गई, वो यहाँ जाके बैठ गई है, फिक्स हो गई है। जैसे ही मेडिसिन एक्टिव एलोस्टेरिक साइट पे बैठती है, इसकी शक्ल बदल जाती है, और जब एंजाइम की शक्ल बदल जाएगी, एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी, तो जो ये काम कर रहा था वो ये नहीं कर पाएगा। तो एक ये तरीका है। मीन्स whenever medicine try to attack on enzyme, it happens in two ways. Either it will attack on the active site and block that site, or it will attack on the allosteric site and will change the shape of the main active site and it is inhibited. दोनों सिचुएशन में हमने एंजाइम को खत्म कर दिया। दूसरा है रिसेप्टर। सपोज अब खाना गया पेट में, खाना जैसे ही जाता है स्टमक में, तो वहां की सेल्स पे ना एक केमिकल आता है, उनकी सेल्स को जाके बोलता है कि खाना आया है, HCl निकालो, यानी कि मैसेज देता है। अब किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही हो, आपने उसको मेडिसिन दी है। अब देखो मेडिसिन कैसे काम करेगी। मेडिसिन आपने दी और वो उस रिसेप्टर पे गई। ये रिसेप्टर होते हैं, नॉर्मली रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं जो सेल की वॉल पे पड़े होते हैं। उनका आधा हिस्सा अंदर होता है, थोड़ा सा बाहर निकला होता है। तो इसकी सरफेस पे ये मेडिसिन जो आपने खाई है एंटासिड, ये इसकी सरफेस पे जाके बैठ जाएगी। जैसे ही बैठेगी लेकिन मैसेज नहीं देगी, क्योंकि तो फेक है, ये वो सब्सटेंस नहीं है, फेक है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स के ऊपर ये मेडिसिन जाके बैठ जाएगी और कोई मैसेज नहीं देगी, वहां से HCl निकलेगा ही नहीं। तो यानी कि एक ऐसी मेडिसिन जो किसी भी सब्सटेंस की सिक्रीशन को हमारे बॉडी में रोकती है, उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वो मेडिसिन होती हैं जो किसी भी सिक्रीशन को हमारे बॉडी में रोकती हैं। ओके, हम कभी कभी मेडिसिन इसलिए भी खाते हैं, सपोज मेरे बॉडी में किसी केमिकल की कमी हो गई, डॉक्टर को बोला तो उसको समझ में आ रहा है कि इसका ना जो रिसेप्टर है ना वो मैसेज नहीं ले रहा, तो मुझे मेडिसिन मिलेगी। वो मेडिसिन क्या करेगी, ऐसे ही हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर पड़ा हुआ है उसकी सरफेस पे जाके मिमिक्री करेगी, एक्टिंग करेगी कि मैं वो केमिकल हूं जो तुझे मैसेज देने आया हूं, तो ये मैसेज देगी कि ये वाला केमिकल निकालो। यानी कि इट विल एनहांस द सिक्रीशन ऑफ एनी फ्लूइड इन आवर बॉडी, और ऐसी मेडिसिन को हम कहते हैं एगोनिस्ट। दोबारा से देखो, medicines either act on enzyme or on receptor. Medicines attack on enzyme in two ways. Either they will combine at the active site of enzyme or block its surface or its activity, or they will attack on the allosteric site. What is allosteric site? It is other than the active site on enzyme and will change the shape of the active site. In both the situation, what has happened? Enzyme is destroyed. That was what we want actually. When either or medicines attack on receptor, when they increase or promote the secretion of any chemical in our body, such kind of medicines are known as agonist. And those medicine which decrease or secretion of any chemical in our body which is already produced in larger amount, these medicines are known as antagonists. तो जो एंटासिड होती है वो कौन है, वो एंटागोनिस्ट होती है, राइट। सो एंजाइम के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया, एलोस्टेरिक साइट जो वर्ड्स आपने पढ़े, एंटागोनिस्ट, गोनिस्ट, रिसेप्टर, ड्रग, ये दोनों टारगेट्स माने जाते हैं। उसके बाद है, आप सारा कुछ हमने पढ़ लिया। आपकी बुक में ये पहला टॉपिक था कि हाउ द ड्रग्स आर क्लासिफाइड। मैं आपको सबसे लास्ट में करा रही हूँ क्योंकि पहले मैंने आपको ड्रग्स बताया कि होती क्या है। नाउ हाउ द ड्रग्स आर क्लासिफाइड। The classification of drugs, it is done in 4 ways. Classification of drugs, it is done in 4 ways. Now the drugs based upon, classification based upon psychotherapeutic, based upon, नहीं, pharmacological effect, sorry, not
फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट based upon drugs structure, based upon drug target, and these are based upon drug action. इसका मीनिंग क्या है? बेस्ड अपॉन फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, ये डॉक्टर्स के काम का होता है. कैसे? इट इज बेसिकली यूज्ड बाय डॉक्टर्स, उनके लिए यूजफुल होता है. क्यों यूजफुल होता है? इसमें ये क्लासिफिकेशन किया जाता है कोल्ड की कौन सी मेडिसिन होगी, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होंगे, एसिडिटी की कौन सी मेडिसिन है, तो डिसीज के हिसाब से क्लासिफाई किया होता है. बेस्ड अपॉन ड्रग स्ट्रक्चर, ड्रग की स्ट्रक्चर क्या है, उसमें सल्फोनामाइड्स हैं, आर्सेनिक आर्सेनिक का बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, तो ये उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है कि ये सल्फर ड्रग्स हैं, ये नाइट्रोजन वाली ड्रग्स हैं, ये वाली ड्रग्स हैं. ड्रग टारगेट, जिनका टारगेट सेम होता है. अब प्रोटीन पे जो जो ड्रग्स एक्शन करती हैं उनको सबको एक जगह पे रख दिया जाता है कि ये प्रोटीन को अपना निशाना बनाएंगी, ये कार्बोहाइड्रेट को बनाती हैं. तो इस क्लासिफिकेशन में इस तरीके से ड्रग को क्लासिफाई किया जाता है. बेस्ड अपॉन ड्रग एक्शन, जिन ड्रग्स का एक्शन एक जैसा होता है उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है. तो बड़े सारे तरीके हैं. मेरे ख्याल से साइंटिस्ट के काम का ड्रग एक्शन है कि ड्रग काम कैसे करती है, ये वाली ड्रग इस पे काम करती है, उस पे करती है. तो जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है उसका अपना क्लासिफिकेशन है, डॉक्टर्स का अपना क्लासिफिकेशन है, साइंटिस्ट का अपना क्लासिफिकेशन है. सो उसके बेसिस पर हमने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है. आपकी बुक में क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन डॉक्टर्स के लिए यूजफुल होता है. फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, बिकॉज हमें इसमें ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन किस डिसीज के लिए यूज होती हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है. राइट, मेडिसिन के बहुत सारे नेम थे, तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा. आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ना मत भूलिएगा. अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर आप सॉल्व करते हैं तो 90% आपको याद हो जाएगा. खाली सुनने के बाद आप सोचेंगे मुझे याद हो गया, सॉरी, ये आपका कंफ्यूजन है, उसे दूर कर लो. पढ़ना तो पड़ेगा. एनीवे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.